सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बात बड़ी प्यारी बोली गई है, बस दिल लगाकर पढ़ाई करते रहो, कब स्टडी टेबल जो है वो ऑफिस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर जिंदगी में आप लोग अपने मुकाम को पाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने सफर में खोना पड़ेगा। नॉर्मली इंसान क्या कहता है, डेली इरिटेट होता रहता है कि यार आज फिर पढ़ना पड़ेगा, डेली वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, यार आज फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, यार ये एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ ली है फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर ये वाला जोन आप लोगों का है तो आप लोग अपनी स्टडी टेबल को ऑफिस के टेबल में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, अगर आप लोगों का ये इस तरीके का रवैया है कि यार आज ना देखते हैं क्या नया पढ़ना है, आज ना देखते हैं क्या नया सीखने वाले हैं, आज देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलेगा, यार आज थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, मजा आएगा चीजें याद रखने में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने एक शेड्यूल को फॉलो करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं तो फिर रास्ते आप लोगों के सुहाने होंगे, और जिस इंसान के रास्ते सुहाने बन जाते हैं उसका सफर सुहाना होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए जिंदगी में अगर आप लोगों को मंजिल पानी है, पहले रास्तों को एंजॉय करना स्टार्ट करो, फिर सफर आप लोगों को अपने आप, पहले सफर को एंजॉय करना स्टार्ट करो, फिर मंजिल आप लोगों को अपने आप अच्छी लगने लगेगी। तो आप लोग की क्या राय है इसके बारे में आप लोग बताइए जरूर। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे डेली आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग अगर सोचे कि यार आज फिर करंट अफेयर की वीडियो देखनी पड़ेगी, यार आज फिर ये पढ़ना पड़ेगा, पर लेकिन एक बच्चा हुआ है जिसको पूरा इंटरेस्ट आता है, वो कहता है वाह यार देखते हैं आज करंट अफेयर में क्या कुछ नया आने वाला है, देखते हैं यार इसमें क्या क्या चीजें, थोड़ा हिस्ट्री उठाकर देखते हैं उसमें क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है। तो इस तरीके से देखो, जो पढ़ाई है वो आप लोगों को आसान लगेगी और जिंदगी जीने में आप लोगों को मजा आएगा पढ़ाई के साथ में। लेक्चर तो यार काफी प्यारा रहेगा, टकटकी लगाकर आप लोग देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये कि क्या क्या आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसके बेस पर आप लोगों को ये जो लेक्चर है काफी फायदा पहुंचाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कई सारी बातें देखेंगे, एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो योगी जी हैं उनके द्वारा भी एक कमेंट किया गया अलेक्जेंडर के ऊपर। बोला गया हमारे देश में कई सारे महान लीडर हुए हैं, उनके द्वारा अलेक्जेंडर को डिफीट भी किया गया है, फिर भी आप लोग अलेक्जेंडर को महान बोलते हैं, आखिर क्यों? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखने को मिला। तो अलेक्जेंडर को महान क्यों बोला जाता है वो भी हम लोग बताएंगे, हमारे देश के किस राजा के द्वारा डिफीट किया गया था वो भी हम लोग बात करेंगे, और भी कई सारी ऐसे पॉइंट जो कि हिस्ट्री के आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पर कवर करूंगा, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आगे बात करते हैं ट्रेड पॉलिसी फोरम प्रोग्राम के बारे में। ये दो कंट्री के बीच में है, तो कंट्री के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए पहले कौन सी है। तो एक तो है यूएसए और एक है हमारी प्यारी कंट्री। तो दोनों के बीच में आप लोग को ये जो मुद्दा देखने को मिलेगा, आप लोगों को ये बताना किस ईयर में इसको क्रिएट किया गया था। उस टाइम पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन जी थे। तो इतना मैंने बता दिया, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी थे। अब आप लोग बताइए कि किस डेट में ये अप्रोक्सीमेट हो सकता है। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर, अगर आप लोगों से बात की जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको जेपीसी बोलते हैं आप लोग, इसके द्वारा अभी एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की गई। ये था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के ऊपर में। तो ये कंट्रोवर्सी में आ गई क्योंकि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोविजन इसके अंदर रखे हैं ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के, उसमें अपने आप को कई सारी रियायत दे ली है, यानी कि वो किसी भी इंसान के डेटा में जाकर ताका झाकी कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे यहाँ पर अपने आप को रियायत गवर्नमेंट ने दी। तो यहाँ पर जो जेपीसी है वो यहाँ पर इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि ये कितना सही है, कि पर्टिकुलर पर्सन की जो प्राइवेसी में आप लोग जाकर घुसोगे तो ये कितना सही है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी में क्रिएट हो गई थी। तो जेपीईसी क्या है, यहाँ पर जेपीसी क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, और इस बिल के बारे में भी एक ओवरव्यू में आप लोग को यहाँ पर दूंगा। अभी हाइपरसोनिक जो व्हीकल है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, आप लोगों को ये बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साइंस और टेक के अंदर, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और नॉर्मली ये जो होता है ये एयर ब्रीथिंग एक तरीके का प्रोपल्सन सिस्टम होता है। तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाए। इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया एंटी सैटेलाइट वेपन, जिसको एसैट आप लोग बोलते हैं। तो ये एंटी सैटेलाइट वेपन जो है इसके टेस्ट करने के लिए एक मिशन का नाम भी रखा गया था। वो मिशन का नाम क्या था ये आप लोग को पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये हमारे देश में डीआरडीओ किसके साथ मिलकर यहाँ पर इसको बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी मिलिट्री का मुद्दा रहता है तो सबसे पहले हमारे देश में डिफेंस में जो डीआरडीओ का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, आचार्य कृपलानी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और इसी के साथ में थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में जब आप लोग जानेंगे कई सारी बातें जानने को मिलेगा। और इसी के साथ में देश के अंदर पहली बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी वो इन्हीं के द्वारा लाई गई थी। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होती है उसको भी हम लोग समझेंगे, और नॉर्मली आप लोग को ये लोकसभा में देखने को मिलती है। तो कौन सा वो ईयर था जब ये नो कॉन्फिडेंस लेकर आई गई थी? 1962 में जब चाइना की वॉर हुई थी, तो उसके जस्ट बाद में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। तो उसका साल भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है।
फिर जब वीडियो पूरा कंप्लीट होगा तो वीडियो के एंड में मैं लास्ट डे का रिवीजन आप लोगों को कराऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गलती से कल मैंने क्या किया था, आप लोगों का 24 की जगह 23 का लगा दिया था। हालांकि जो पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड की होगी उसमें मैंने सारी चीज आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। तो आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, तो कोई भी कंफ्यूजन उसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज देखेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोगों के सामने न्यूज आने वाली है वो है अलेक्जेंडर के बारे में। तो जो कमेंट अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री जो आदित्य साहब के द्वारा किया गया है, तो आदित्य जो योगी साहब के द्वारा किया गया, तो उसके बारे में हम लोग कई सारी बातें करेंगे जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो वो ये नहीं पूछेंगे किसने क्या कमेंट कर दिया एग्जाम में ये पूछेंगे ये न्यूज में किस लिए था, बेसिकली उसकी वजह से उसकी हिस्ट्री क्या थी वो आप लोग को बन जाएगी कि हाँ ये चीज न्यूज में थी। एक और छोटी सी बात, कई सारे बच्चे हालांकि इससे अभी जो है उसके बारे में जान नहीं रहे हैं। डेली आप लोगों को दोपहर में लगभग 12 बजे के करीब, ठीक है, 12 बजे के करीब आप लोगों को डेली एक मोटिवेशनल छोटी सी कोड देखने को मिलती है। एक छोटी सी वीडियो डालता हूँ शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो उससे क्या होता है, उससे आप लोग अपने आप को थोड़ा सा और बूस्ट अप कर सकते हैं। एक तो ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट है, जो नॉर्मल आप लोग की जो मोटिवेशन होती है उससे आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक शाम को 5 बजे के करीब आप लोग की डेली एक और छोटी सी शॉर्ट वीडियो आती है, जिसमें डेली 3 न्यूज में कवर करता हूं लेटेस्ट, ठीक है। तो वो एक ऐसी रहती है, लगभग 1 मिनट की वीडियो रहती है दोनों, ठीक है। तो अगर आप लोग इनको चाहते हैं, आप लोग इससे फायदा उठाएं, तो ये आप लोगों को कभी भी इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सोर्स जो वीडियो होती है उनके नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। तो या तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, अगर टेलीग्राम पर आप लोग नहीं है तो आप लोग बेसिकली यहाँ पर चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिए। 12 बजे आएगी मोटिवेशन वाली, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 1 बजे शॉर्ट, ठीक है। तो सॉरी 5 बजे शाम को ये जो रहेगी न्यूज वाली, इसमें लगभग 3 न्यूज आप लोग की मैं कवर करता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका ये रहता है कि हाँ देश दुनिया में क्या चल रहा है, हल्का सा उसका एक ओवरव्यू आप लोग को मिल जाता है। और जो इसमें यहाँ पर मोटिवेशन रहता है, अगर आप लोगों को डाउन फील होता है तो ये वाली मोटिवेशन की रहती है। तो इनको भी आप लोग देखते हैं। एक बच्चे ने बोला सर आपने बताया नहीं, तो यार मैं कैसे बताता, मैं तो बेसिकली चैनल पर डाल रहा हूँ ना। तो बताने वाली बात यहाँ पर ये थी कि मुझे लगा नोटिफिकेशन जाता होगा, पर लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाता इनका, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा 12 बजे मोटिवेशन, और एक जो शाम को 5 बजे आप लोग की वो वाली वीडियो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रिसेंटली ये कमेंट है उसके बाद में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा यहाँ पर अलेक्जेंडर को हराया गया, तो फिर भी आप लोग अलेक्जेंडर को महान बोलते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए इनके एरिया क्या क्या थे, इन्होंने कौन कौन से एरिया यहाँ पर जीते थे। तो अगर अलेक्जेंडर को आप लोग देखोगे तो अलेक्जेंडर का जो एम्पायर है, तो आप लोग उसको देखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान कहां से निकल कर आया। आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अगर मॉडर्न मैप में भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो ये मैसेडोनिया वाला एरिया हो गया, ठीक है। इधर आप लोग जाएंगे तो यहां से लेता हुआ इधर इजिप्ट को भी अपने घेरे में लेता हुआ, इधर यहाँ पर इंडिया के भी काफी सारे पार्ट तक, यहाँ पर पाकिस्तान वाला एरिया जब इंडिया का पार्ट था ना, तो यहां तक ये इंसान पहुंचा। तो ये सारा एरिया ईरान पर्शिया वाला ये सारा कवर करता हुआ, तो मेडिटेरेनियन सी से लेके जो पर्शियन जो गल्फ है उससे लेके हुए यहाँ पर ये अरेबियन सी में आकर पहुंच गया। तो ये माना जाता था कि ये इंसान जो है वो रुकता नहीं था, एक एरिया को कवर करके दूसरे एरिया में इतनी स्पीड से जाता था, हवा की माफिक यहाँ पर ये चलता था। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहाँ पर जो माना जाता है, ये इसने सारा काम जो कर डाला, इसने सारा काम अंडर 30 कर डाला। अंडर 30 बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में जो हमारे देश में जॉब तक नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है, और ये इंसान जो है ये दुनिया जीत चुका था 30 साल की उम्र तक। तो क्या ऐसे इंसान को ग्रेट नहीं बोला जाएगा? तो यहां पर वो चीजें समझाने की कोशिश की गई है। हमारे देश में एक से एक महान राजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो आप लोगों को इनके बारे में भी सुनकर एक तरीके से दांतों तले उंगली चबाते हुए नजर आएंगे। तो क्योंकि इनका जो एम्पायर था, आप लोगों ने सुना ना मौर्य एम्पायर, आप लोगों ने इंपीरियल मौर्य एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आप लोगों को यहां तक नजर आएगा, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया भी काफी हद तक, मतलब पूरा अफगानिस्तान का भी लगभग एरिया काफी हद तक यहां पर कवर था। और इधर आप लोग आएंगे तो ये आप लोगों को कुछ, आप लोगों को पूरा बांग्लादेश तो था ही, म्यांमार, उधर आप लोगों को नेपाल और ये भूटान वाला एरिया भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये वाला एरिया था, पूरा अपना जो देश आप लोगों को नजर आता है। तो ये कहने का मतलब ये कि पुराने जो राजा थे उन्होंने कितने शानदार तरीके से अपनी जो परफॉर्मेंस दी, तो वो आप लोग यहाँ पर मैप के थ्रू देख पाते हैं। तो ये था अलेक्जेंडर, जिसके द्वारा यहाँ पर दुनिया जीती गई, ये माना जाता है, क्योंकि कहां से होकर कहां तक इंसान पहुंचा। और यहाँ पर मौर्य द ग्रेट एम्पायर भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ के इनके द्वारा भी एक काफी बड़ा एम्पायर अपना खड़ा किया गया। तो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो इसमें यहाँ पर यही बोला गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर बेसिकली हराया गया था अलेक्जेंडर को। तो अगर हमारे देश में आप लोगों से कोई ग्रेट एम्पायर के, अगर ग्रेट एम्पायर के राजाओं के नाम पूछे तो याद रखिएगा ये जो सम्राट थे, अशोक हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर राजा हो गया, राजेंद्र चोला हो गया, अकबर हो गया,
तो और भी दुनिया भर के नाम अपने देश में भी आप लोग ले सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा महान राजा हुए। पर लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी को किसी ने हरा दिया तो उसकी महानियत जो है वो खत्म हो गई। वो थोड़ा सा इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक तरीके से उसका काम देखिए कितना काम उसने किसने लेवल पर किस एज में किया है उस तरीके से, वो भी एक एरिया से होते हुए किस एरिया तक कहां तक पहुंचा है। तो इसलिए इसको भी यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें जब ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर क्रिएट हुई तो और भी कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर समझिएगा। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो मौर्य एम्पायर था ये जो क्रिएट किया गया, ये 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। बीसी क्या होता है इसके बारे में बताइए, फुल फॉर्म देखो किस किस को पता है। ये एनसीईआरटी पढ़ते हो हिस्ट्री उठा, अगर नहीं पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो इंडस गंगा वाले रीजन को कवर करते हुए यहाँ पर पूरा इंडस रिवर वाला ये आप लोगों को नजर आएगा। पाटलिपुत्रा जो थी एम्पायर जो यहाँ पर पूरे सेंटर की एक तरीके से मौर्यन एम्पायर के अंदर में, तो इसके द्वारा यहाँ पर विद पाटलिपुत्रा तो ये काफी बड़ा एक सेंटर बन गया था यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम यूनिफाइड किया गया साउथ ईस्ट एशिया में। अगर बात करें साउथ एशिया के अंदर किसी राजा के द्वारा इतना बड़ा जो एम्पायर क्रिएट किया गया वो पहली बार ऐसे यहाँ पर देखने को मिला। इसी के द्वारा काफी इफेक्टिव एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन रहा यहाँ पर, जो कि आज की डेट में अगर आप लोग जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस करते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाई भी जाती है। चाणक्य की चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग को ये भी पढ़ाया जाएगा, जैसे आप लोग ने मोहम्मद बिन तुगलक उसको क्या बोलते हैं, पढ़ा लिखा बेवकूफ बोलते हैं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी उसको पढ़ा लिखा बेवकूफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उसके द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की गई। उस टाइम पर ने एक सिक्के स्टार्ट कर दिए सोने चांदी के, जैसे टोकन करेंसी बोलते हैं आज के में, ठीक है। उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आया तो उसका गलत इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। तो ये इंसान जो था अपने टाइम से आगे चलता था। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे साइंटिस्ट हैं वो कई बार आगे की बातें बताते हैं तो उनको हम लोग पागल बोल देते हैं। तो इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो फ्यूचरिस्टिक इंसान था, आगे की बातें देखने वाला था। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि फ्यूचर में तो ये चलता था पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो लोग रह रहे हैं उनको ट्रस्ट नहीं दिला पाता था कि ये सही है। तो इसके चलते फिर बाद में बेवकूफ ठहराया जाता था और बाद में इसको अपना जो डिसीजन लिया गया उसको उसने अपोजिट करना पड़ जाता था। लेकिन इंसान अगर एक बार कोई डिसीजन ले ले उसको अगर उसको प्रूफ कर दे कि हाँ ये सही है तो फिर आप लोग महान है। पर लेकिन अपने ही डिसीजन से अगर पलट जाओ तो फिर आप लोग महान नहीं है। इसका मतलब ये कि आप लोगों ने गलत डिसीजन लिया। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचो और फिर उसको सही करके दिखाओ। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग घर से निकले तैयारी करने के लिए और आप लोग तैयारी करके सिलेक्शन लेकर जाओगे तो सब बोलेंगे वाह यार बंदे ने बोला और करके दिखाया, सब आप लोगों को सलाम करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर बोलो और फिर आप वापस जाकर बस्ता उठा के घर पे रख दो कि मुझसे ना हो पाएगा तो बोलेंगे हमने पहले ही बोला था कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, फिर भी तुम गए, तो वो वाला मुद्दा नजर आएगा। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को बेवकूफ बनाया जाता है और इसी के साथ में वो पढ़ा लिखा था काफी ज्यादा है। पर लेकिन अगर बात करेंगे अकबर के बारे में तो अकबर को महान बनाया जाता है। पर लेकिन अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको फिर भी महान बनाया जाता है क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेशन इतने शानदार तरीके से संभाला कि उसने बहुत सारे एरिया को अपने अंडर में जिस तरीके से लिया। ट्रेड और एग्रीकल्चर के मामले में बात करें तो ये भी काफी अच्छी तरीके से रेगुलेट की गई, काफी सारे ढांचागत विकास भी यहाँ पर किए गए जो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में आप लोग बात करें तो काफी कुछ आप लोग यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर महान था। कई सारे एरिया के बारे में अगर और बात करें जैसे चोला एम्पायर के बारे में, तो चोला एम्पायर जो थे यहाँ पर जो चोला जो एम्परर थे जो यहाँ पर सम्राट थे उनका जो टाइम ड्यूरेशन था 985 से लेके 1014 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। राजेंद्र जो फर्स्ट थे उनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इनके द्वारा मालदीव तक का एक तरीके से कॉन्कर कर लिया। इनकी जो नेवी थी, क्योंकि मालदीव में जाने के लिए आप लोग क्या पड़ेगा, नेवी लगेगी, क्योंकि वहां पर रास्ता तो है नहीं, तो समुद्र के रास्ते इंडियन ओशन में आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो वहां तक ये पहुंचे, बेसिकली इनकी नेवी इतनी ताकतवर इन्होंने बना ली। थोड़ा सा जूम करके आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पर आएंगे तो अपनी प्यारी कंट्री ऊपर है, यहाँ पर आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। तो यहां तक बेसिकली इनके द्वारा अपना हाथ फेरा गया। तो इसका मतलब नेवी काफी ताकतवर रखते थे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कोई इंसान क्या काम कर रहा है उसके बेस पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ एक तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं। उस तरीके से नहीं क्या उसने यहां तक जीत लिया तो ये बोलेंगे अच्छा यार नेवी अच्छी थी इंसान की। तो ऐसे आप लोग उसको एक तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में याद रखिएगा। तो चोला एम्परर यहाँ पर, इसी के साथ में बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट जिनका नाम था जंगेज खान, ठीक है। तो इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी इसी टाइम पे, लगभग 1162 के करीब या 1227 तक यहाँ पर इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला। इनके द्वारा भी एशिया और यूरोप का काफी बड़ा एरिया अपने साथ में कवर किया। ऐसे ही आप लोग अशोक, ये इसी के साथ में अकबर औरंगजेब का भी जो एम्पायर था वो काफी बड़ा हमारा बेसिकली देखने को मिला।
इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये देखने को मिलेगी, जिस टाइम पर ये बड़े बड़े राजा रजवाड़े हुआ करते थे उस टाइम पर कभी भी आप लोगों को यहां पर जो अंग्रेज देखने को मिलेंगे ना, अंग्रेज हमेशा क्या आते थे उनके बेसिकली साम्राज्य के अंदर में और जिल्ले इलाही करते थे, जी हुजूरी किया करते थे। पर लेकिन जैसे जैसे जो मुगल साम्राज्य था वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद में फिर वो नहीं कहते एक तरीके से हाई पर पहुंचा और फिर नीचे आने लगा, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे अंग्रेजों ने फिर चीजें समझना स्टार्ट कर दी और वैसे वैसे उन्होंने हमारे देश के जो राजा रजवाड़े थे उनमें फूट डाली और शासन करो वाली नीति इंप्लीमेंट कर दी। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो तरीका ये है पूरा जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर, तो ऐसा है कि कई सारे इस तरीके से चीजों को आप लोगों को पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी के साथ में एक और हिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों को कवर कराता हूं, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। तो इनका नाम है आचार्य कृपलानी। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा कई बार, पर लेकिन कई बार आप लोगों से जो इनका ओरिजिनल नाम पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, तो वो आप लोगों को कई बार एक तरीके से सदमे में डाल देता है कि यार ये इन्हीं का नाम है क्या। पूरा नाम था इनका यहाँ पर जीवत राम भगवान दास कृपलानी। तो भगवान दास कृपलानी भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, एक इन्वायरमेंटलिस्ट यानी कि एक वातावरण के बारे में भी यहाँ पर लोगों को अवेयर कराने वाले आदमी थे। इसी के साथ में पॉलिटिशियन भी थे और एक एजुकेशनिस्ट भी थे, यानी कि जो लोगों को एक तरीके से एजुकेट करने का भी काम यहाँ पर किया करते थे। इनकी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ऑटोबायोग्राफी, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। यार ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो बेसिकली आप लोग खुद से लिखते हैं, ऑटो नहीं है कि ऑटो पायलट पे लगा दी कि अपने आप चल रही है गाड़ी, तो इनके अपने आप लिखना अपनी जीवनी, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जब कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखता है तो मान लीजिए किसी ने उसकी बायोग्राफी लिख दी, किसी और इंसान ने उसके बारे में लिख दिया, तो वो बायोग्राफी हो गई। तो इनकी थी, उसको बोलते हैं यहाँ पर माई टाइम्स यानी कि मेरा समय। तो यहाँ पर इनके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी गई थी वो पब्लिश हुई, फिर आगे चल के 2004 में जो कि यहाँ पर पोस्ट्यूमसली यहाँ पर पब्लिश की गई, यानी कि इनकी डेथ के बाद में वो पब्लिश यहाँ पर की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, अगर आप लोग देखें यहाँ पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों पर्सनैलिटी कौन है, इनका नाम अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देखता हूं कौन बताता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। हर जगह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके द्वारा हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में काफी अच्छा अपना योगदान दिया गया। इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, एक एक्टिविस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो 1920 और 1922 तक यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन करा, तो उस टाइम पर इनके द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया एक तरीके से एक्टिव मेंबर के तरीके से। फिर आगे चल के सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आ गए यहाँ पर, जिसको सीडीबी आप लोग, जिसको सीडीएम आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1930 में आया, ठीक है। इसके बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया। आप लोगों ने हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन उठा के देखे होंगे कई बार इनको ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाने के लिए भी आ जाता है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कई बार हो जाती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, पर लेकिन यार कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन जो नेशनल कांग्रेस के बने यहाँ पर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो इंटरिम गवर्नमेंट रही यहाँ पर जो 1946 में 1947 में, उसमें भी सर्व किया। और जब संविधान की जो बनाने के लिए असेंबली बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका भी ये पार्ट रहे। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आजादी के टाइम पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1946 से लेके 1947 तक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो वो जेबी कृपलानी साहब थे। तो ये आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है, तो इनका नाम आप लोग याद रखेगा। इसी के साथ में किसान मजदूर जो प्रजा पार्टी है, तो उसके फाउंडर कौन थे, वो भी यहाँ पर इसके फाउंडर भी यही थे। तो संविधान जो बनाया गया उसमें भी काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन इनके द्वारा किया गया। एजुकेशनिस्ट के नाम पर मैंने आप लोगों को बोला कि शिक्षा भी काफी फैलाई गई देश के अंदर इनके द्वारा। तो 1912 से लेकर 1927 तक अलग अलग जगह पर इनके द्वारा यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया फ्रीडम मूवमेंट में, और लोगों के साथ में कनेक्ट रहे। और यहाँ पर इन्हीं के द्वारा जो मोनिकर आचार्य जो अराउंड 1922 में जब ये एक तरीके से टीच कर रहे थे यहाँ पर गुजरात विद्यापीठ के अंदर में, तो तब देखने को मिला। फाउंडेड किया गया यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो कपल ऑफ ईयर बिफोर। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कई बार पूछे जाते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड। इन्वायरमेंटलिस्ट तो अलोंग विद द, जैसे विनोबा भावे हो गए, तो उनके साथ में मिलकर काम किया गया। इसी के साथ में ये आगे चलकर कंजर्वेटिविस्ट भी रहे यहाँ पर, कंजर्वेशनिस्ट यहाँ पर देश के अंदर में थ्रू आउट 1970s में। देखिए देश तो आजाद हो गया था, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी दुराचार देश के अंदर देखने को मिले, जिसमें कई सारे जो राजा रजवाड़े थे, जो राजा रजवाड़े क्या बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो कई सारी जो जमीन थे वो दबाकर बैठ गए थे। तो विनोबा भावे जी के द्वारा यहाँ पर मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था बेसिकली महात्मा गांधी जी के द्वारा। हालांकि उन सब चीजों की नींव रखी गई थी, भूदान मूवमेंट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे चलकर इसको आजादी के बाद जब हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, तो ये था कि अपनी जमीन दान करनी है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि खेतीहार मजदूर बनकर रह गए, ताकि वो भी अपनी रोजी रोटी चला सके। तो यहां से ये फंडा निकल कर आया, ठीक है।
कि इस तरीके से चीजों को सपोर्ट करना है। पर लेकिन हालांकि वो ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ केरला के अंदर में, या फिर आप लोग वेस्ट बंगाल के अंदर में बोल सकते हैं वो सक्सेस हुआ, बाकी सब जगह और वो सक्सेस नहीं हो पाया। इसी के साथ में कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो काफी काम इनके द्वारा किया गया। तो ऐसे भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें इनका पॉलिटिकल कैरियर, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि किसान मजदूर प्रजा अगर पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो यही थे, क्योंकि इनके द्वारा आजादी के बाद में कांग्रेस को छोड़ दिया गया था। ये लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए 1952 में, 1952 में, 57 में, 63 में और 67 में। एज यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये मेंबर के तरीके से काम किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट जो एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन देश के अंदर लाई गई, ये 1963 में लाई गई थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि एक तरीके से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट में, उसको चेक करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाती है, ताकि एक तरीके से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर गिर जाती है अगर उसमें वो फेल हो जाती है। तो ये कब लाई गई, तो 1962 में जब चाइना के साथ में वॉर हुई उस टाइम पर यहाँ पर लाई गई। कई सारे लोग जो थे वो उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे, इंडिया और चाइना की वार को लेकर। तो 1963 में यहाँ पर सुचेता जो कृपलानी थी, ठीक है, तो यहाँ पर सुचेता कृपलानी एक कांग्रेस लीडर, वो चीफ मिनिस्टर बन गई उत्तर प्रदेश की, और फर्स्ट कोई ऐसी वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी कंट्री के अंदर, जबकि उनके हस्बैंड जो थे वो अपोजिशन में थे, यानी कि वो कांग्रेस के अपोजिशन में थे, और इनकी वाइफ जो थी सुचेता कृपलानी, वो क्या हुई यहाँ पर, वो कांग्रेस की मेंबर बन गई। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि आचार्य कृपलानी जो थे वो अपोजिशन में थे और वाइफ जो थी वो यहाँ पर एक तरीके से पावर में थी। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बड़ा ही असमंजस वाला मुद्दा हो जाता है जब तुम दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। वो अलग बात है कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप लोग जो है एक तरीके से आप लोग किसी और टीम के बारे में बात कर रहे हैं, और आप लोग का जो पर्टिकुलर फैमिली मेंबर किसी और टीम के बारे में बात कर रहा है, तो एक बार को चल जाता है, मैच हुआ, कहानी खत्म। पर लेकिन पॉलिटिकल कैरियर अगर उसी में आप लोग का चल रहा हो तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। इसी के साथ में ये काफी बड़े क्रिटिक थे नेहरू के, यानी कि नेहरू जी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था उनकी पॉलिसीज, और इंदिरा गांधी के जो रूल को भी इनके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। जब देश के अंदर में इमरजेंसी लगी 1975 से लेकर 1977 तक, उस टाइम पर इनको भी अरेस्ट किया गया था। तो आजादी के बाद भी काफी बड़ा रोल इनके द्वारा देश के अंदर बेसिकली प्रस्तुत किया गया। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में देखिए आप लोग कोशिश किया करो, हिस्ट्री जब पढ़ाकर पढ़ोगे ना आप लोग, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो हमेशा पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते रहो ताकि आप लोग उसके साथ में अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर भी देख सको। ठीक है, तो ये थी एक इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। ओके, आइए अब थोड़ा सा बात करेंगे डिफेंस और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए कई सारे देश जो हैं अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल के ऊपर। तो हाइपरसोनिक जो सिस्टम है उसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इनके बारे में आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये होता क्या है बेसिकली। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर जो स्पीड होती है, सबसे जो यहाँ पर नीचे देखोगे उसको बोलते हैं सबसोनिक, फिर आती है ट्रांससोनिक, फिर आती है सुपरसोनिक और फिर आती है हाइपरसोनिक। जो स्पीड होती है वो मैक में काउंट की जाती है। मैक कैसे निकालते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड देखेंगे और फिर यहाँ पर साउंड की स्पीड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो भी निकल कर आएगा वो एक मैक होगा। तो जब यहाँ पर ये मैक जो होता है वो 5 से ज्यादा हो जाता है, तो वो स्पीड जो होती है वो काफी हाई स्पीड की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाती है। तो उसी को बोलते हैं कि यहाँ पर ये एक हाइपरसोनिक बेसिकली सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हम लोगों ने कर दिया। इस सिस्टम को कैसे फॉलो किया जाता है वो सारी बातें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये न्यूज में कैसे है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। अभी रसिया के द्वारा यहाँ पर इसको बोलते हैं यहाँ पर जिक्रोन, ठीक है, तो यहाँ पर जिरकोन बेसिकली, तो जिरकोन बोलेंगे यहाँ पर और इसको बोलेंगे सरकोन, यहाँ टी साइलेंट रहता है। तो इस नाम से एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो रसिया के द्वारा टेस्ट की गई कंट्री के नॉर्थ में, यानी कि जहां पर रसिया आप लोग को मैप में देखने को मिलेगा तो उसके नॉर्थ में उनके द्वारा टेस्ट किया गया। जैसे रसिया आप लोग देखते हैं तो नॉर्थ साइड में यहाँ पर इनके द्वारा ऊपर को टेस्ट किया गया, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। कुछ दिनों पहले चाइना न्यूज में था और चाइना की वजह से यहाँ पर यूएसए जो था सदमे में आ गया था। क्यों? क्योंकि जैसी सिस्टम आज के डेट में यूएसए यूज करता है वो सारे सिस्टम जो है इस वाली जो मिसाइल अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल यूज कर रहा है तो वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं रहते हैं कई बार। हालांकि सारी कंट्री इसके ऊपर काम कर रही है, इंडिया, इवन इंडिया भी हमारा देश इसके ऊपर काम कर रहा है, पर लेकिन इन चीजों को रोकने की कोशिश की जाती है क्योंकि फिर से एक घातक एरिया में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो रसिया के द्वारा आइडेंटिफाई की गई अभी ये चीजें, चाइना के द्वारा पहले अभी यहाँ पर हाइपरसोनिक के बारे में चाइना को क्रिटिसाइज किया ही गया था। तो मिसाइल के फील्ड में काफी ज्यादा डेवलपमेंट अभी आज के डेट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हो गए हैं जैसे चाइना की यूएसए के साथ में नहीं बढ़ रही आज के डेट में, अपने आप को पावरफुल कंट्री दिखाने के चक्कर में, इसी के साथ में यूएसए जो है वो एक अलग माहौल में है। तो आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा आप लोगों को माहौल देखने को मिले तो सदमे में मत आना। तो यहाँ पर ये अभी जो स्टडी की गई ये की गई किसके द्वारा, ये की गई अभी रसिया के द्वारा, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया।
क्रूज मिसाइल जो डिफरेंट होती है बैलिस्टिक मिसाइल से, आप लोगों को पता है। तो अगर बात करें तो जो इनकी फ्लाइंग जो टुवर्ड दैट जो टारगेट होता है लोअर एल्टीट्यूड में आप लोगों को देखने को मिलेगा विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू आउट देयर ट्रेजेक्टरी। यानी कि अगर बात करें क्रूज मिसाइल जो रहती है वो डिफरेंट है बैलिस्टिक मिसाइल से, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में इस तरीके से देखने को मिलेगी कि उनकी ट्रेजेक्टरी उसी के अंदर में रहती है। हाइपरसोनिक जो वेपन है वो ज्यादा स्पीड में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ठीक है। जो उनका ट्रेजेक्टरी आप लोगों को मोशन देखने को मिलेगी वो 5 गुना स्पीड से ज्यादा नजर आएगा, यानी कि स्पीड की लाइट से भी 5 गुना ज्यादा है आप लोगों को यहां पर इसकी स्पीड देखने को मिलेगी। अब ये स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है? तो नॉर्मली यहां पर एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसको बोलते हैं स्क्रैमजेट। तो स्क्रैमजेट क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है बेसिकली टर्बोजेट, फिर होता है रैमजेट और फिर बोलते हैं स्क्रैमजेट। तो स्क्रैमजेट आप लोगों ने देखा ना, जहाज होता है, जहाज का जो इंजन होता है, जैसे यहां पर अगर जहाज का जो इंजन हो गया, यहां से पंखा है, ठीक है, तो हवा जाएगी यहां से और हवा को कंप्रेस करके इतनी स्पीड में बाहर निकालेगा वो उसको आगे फेंकेगी। आप लोगों ने देखा मिसाइल जब जाती है तो नीचे से ऐसे अग्नि निकलती है काफी लार्ज स्केल पर, वो आगे उड़ती है। तो उसका बेसिक तरीका ये रहता है कि एक तरीके से ये न्यूटन के नियम पर काम करते हैं। जैसे कोई बंदूक छोड़ेगा गोली, तो बंदूक से गोली आगे को जाएगी तो झटका पीछे को देगी। आप लोग ये बताइए न्यूटन का कौन सा नियम है ये? ये तो आप लोगों ने बेसिकली स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में पढ़ा दिया जाता है। देखता हूं किसको याद है। अगर किसी चीज को आप लोग धक्का आगे को लगाओगे वो चीज भी आप लोग को उतनी ही बेसिकली पावर से धक्का जो है पीछे को लगाएगी। उसी पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब हवा पीछे निकलती है उस स्पीड से तो उसको आगे धकेलती है। तो ये सिस्टम यहां पर यूज किया जा रहा है। तो इसके चलते आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। इसको देखिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे यहां पर अगर ये इस साइड में यहां पर ये दौड़ रहा है, यहां पर इस साइड में, ठीक है, तो इस साइड में यहां पर ये दौड़ रहा है, तो इस साइड में क्या रहेगा, इसका मुंह खुला हुआ है, तो यहां से हवा जो है वो काफी स्पीड में अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये फिर कंप्रेस करेगा और कंबस्शन होगा और फिर ये एक्सपेंड होगा। यानी कि यहां पर जब हवा आएगी वो कंप्रेस्ड होगा तो फ्यूल इंजेक्ट होगा, उसके अंदर आग लगेगी, तो वो एक तरीके से कंबस्शन की कैटेगरी में आ गया और फिर एक्सपेंड होगा एकदम। उन्हें गुब्बारा होता है उसके अंदर से हवा अगर छोड़ोगे आप लोग, ऐसे गुब्बारा हो गया तो एकदम ऊपर को उड़कर जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो वही वाला फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो एयर का यूज किया जाता है यहां पर अलग अलग तरीके से। तो ये जो पूरा सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इस साइड में जो आग लग रही है, हवा इस साइड से यहां पर एंटर कर रही है। तो यहां पर जैसे जैसे इसका ये बीच वाला मॉडल चेंज होता चला जाएगा तो यहां पर ये काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी कम इसके अंदर बेसिकली जगह छोड़ी है। तो काफी लार्ज स्केल पर ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, तो ये और ज्यादा स्पीड में फिर यहां पर इसको बाहर निकालेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक गुब्बारा आप लोगों ने लिया, उसमें एक छोटा सा छेद खोला तो उसमें से स्पीड से हवा निकलेगी, पर लेकिन आप लोगों ने उसको गुब्बारे को ब्लेड से ही काट दिया पूरा, तो एकदम एक फुस हो जाएगा जरा सी देर में, ठीक है। तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की जाती है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है वो 5 मैक या फिर उससे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो आप लोगों को अगर पूछ रहे कि 1 मैक जो अगर पूछे स्पीड कितनी होती है, ये 343 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगी और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में लिखो कितना होगा, ठीक है। तो देखता हूं आप लोग जो है एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक मैक नंबर भी अगर पूछ ले तो 343 इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। 143 तो आप लोग याद रखते हैं, इसको 1 को हटा दो 3 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लेना। तो ये एक मैक के बराबर होता है और इसमें जब बात करते हैं हाइपरसोनिक की तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, उसका भी 5 गुना। तो साउंड की स्पीड के 5 गुने से भी ज्यादा आप लोग को स्पीड देखने को मिलेगी। ये जो नई टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट मार्केट में आई है स्क्रैमजेट, इसके बेस पर इसको यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सामने नजर आती है। अभी बात करें तो यहाँ पर इसमें जो एग्जिस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है उसका यूज कर तो हैंडल करने की कोशिश की जाती है टेम्परेचर को हाइपरसोनिक सिस्टम के अंदर, तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। जितना ज्यादा अच्छे से आप लोग उसको टैकल करोगे उतना ही ज्यादा कॉस्टली। तो कंप्रेशन, कंबस्शन और एक्सपेंशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये यहाँ पर तीनों में आप लोगों को नजर आएगा। सबसे ज्यादा हाई स्पीड इसकी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये और ज्यादा प्रेशर में काम करेगा। तो पूरा ये सिस्टम मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसको बेसिकली जो रैमजेट है, सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट के नाम से भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा यहाँ पर जो स्क्रैम बोलते हैं ना, स्क्रैम बोलते हैं, ऐसे यहाँ पहला रैमजेट हो गया, ठीक है। मैंने बोला ना अभी यहाँ पर रैमजेट, तो यहां पर जो यहां पर इसको रैमजेट बोलेंगे तो एससी का मतलब क्या है, यहां पर इसको बोलते हैं सुपरसोनिक बेसिकली कंबस्शन, ठीक है। तो उसी का आगे रैमजेट लगा दिया, तो इसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन हो गया ना। यहां पर रैमजेट के सामने एससी लगा दिया तो एससी रैमजेट यानी कि सुपरसोनिक कंबस्शन, इसका मतलब हो गया स्क्रैमजेट। तो नाम में भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों को पूछे कि हाँ क्या हो गया, तो एससी मतलब क्या हो गया, स्क्रैम जो यहाँ पर ये सुपरसोनिक कंबस्शन हो गया, तो उसका एडवांस वर्जन यहाँ पर ये निकल कर आ गया। तो उसके बेस पर अब स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में भी इंडिया जो है वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और स्पेस में भी आप लोग जाएंगे। कई सारे फील्ड ऐसे हैं, जैसे ए सेट के बारे में मैंने बात करी, ठीक है। तो एंटी सैटेलाइट जो ये बेसिकली सैटेलाइट को हवाएं तोड़ने वाला सिस्टम हमारे दिया लॉन्च किया गया था। तो मिशन शक्ति के तहत आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को देखा। तो ऐसे भी कई सारे प्रोजेक्ट सामने निकल कर आते हैं, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। अभी हमारी कंट्री में कौन काम कर रहा है, देखिए डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग डीआरडीओ बोलते हैं।
डीआरडीओ डिफेंस के सारे काम हमारे देश में करता है। पर लेकिन इसरो क्या होता है, वो नॉर्मली सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने का काम करते हैं। पर जब टेक्नोलॉजी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो दोनों आपस में मिलकर भी आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये आप लोगों को फंडा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए के बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इवन जो ए सेट वाला मिशन था यहाँ पर, उसमें क्योंकि सैटेलाइट भी था और एक मिसाइल थी जो सैटेलाइट को तोड़ रही थी, यानी कि सैटेलाइट किसका था, सैटेलाइट इसरो का था, और मिसाइल किसकी थी, डीआरडीओ की थी। तो डीआरडीओ की मिसाइल ने इसरो का सैटेलाइट तोड़ा, उसको स्टडी करने के लिए कि कल को कोई अगर दुश्मन हमारे सैटेलाइट को तोड़े तो हम भी उसके सैटेलाइट पर वार कर सकें। तो इसलिए उसको एंटी सैटेलाइट मिसाइल के थ्रू तोड़ा गया। तो ये सिस्टम क्या था, दोनों इसरो और जो हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ, दोनों ने मिलकर काम किया। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो डीआरडीओ जो है वो सक्सेसफुली अभी यहां पर जो फ्लाइट टेस्ट कर चुकी है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर चुकी है। पर लेकिन वो काफी कम लेवल पर देखने को मिला, तो उससे और ज्यादा लेवल पर अभी आगे करेंगे, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है। हाइपरसोनिक जो विंड टनल है यहाँ पर, ठीक है, तो वो टेस्ट किया जा रहा है अभी यहाँ पर। तो उसके चलते जो स्पीड की बात की जा रही है 5 से लेके 12 मैक तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जो हवा की स्पीड है यहाँ पर, उसमें आप लोगों को 12 से मल्टीप्लाई कर आप लोग देखते हैं, इतनी स्पीड यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि वो नहीं कहते कि आंखों के सामने से झूमंतर हो जाएगी, ओझल हो जाएगी। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक जो होगा वो ऐसा होगा कि इंसानों को दिखेगा भी नहीं कहां से आया और कहां से निकल के चला गया। इवन कई बार जो रडार वगैरह है, ये भी चीजों को आइडेंटिफाई करने में अनसक्सेसफुल होंगे, इतनी स्पीड से निकलकर वो चीज जाएगी। तो ये तरीके से देख सकते हैं। तो कल को ऐसी टेक्नोलॉजी अगर किसी के ऊपर वॉर करने के लिए यूज की जाएगी, तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप की माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगला मुद्दा देखते हैं यहाँ पर, ये इंडिया और बेसिकली बात करेगा यूएसए के बारे में। एक छोटी सी शॉर्ट न्यूज है, क्योंकि ये बेसिकली मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी, तो एक रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ पर, ट्रेड पॉलिसी फोरम प्रोग्राम के बारे में बताना आप लोगों को। ट्रेड पॉलिसी फोरम प्रोग्राम क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि यूएसए और इंडिया के बीच में ट्रेड से रिलेटेड हम लोग को रिलेशन को कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में बात करता है। तो इसी के चलते ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी 2005 में, और यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनके द्वारा ये मिलकर काम स्टार्ट किया गया था। तो अभी इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और इंडिया के जो रिलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है यूएसए की, वो आई है, जिनका नाम है कैथरीन ताई। ठीक है, तो ताई हमारे बेसिकली कंट्री के अंदर आई है, और जो पीयूष गोयल ताऊ जी हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर ये बातें करने वाली हैं, और इसके बेस पर मुद्दों को ये आगे सुधारेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा इंडिया में, उसके बारे में यहाँ पर ये बातें आगे लेकर चलेंगे। तो उसके चलते ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया, क्योंकि कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां इंडिया और यूएसए की आपस में बनती नहीं है, तो उन मुद्दों को भी यहाँ पर सुधारा जाएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं अगर आप लोगों से बात की जाए तो इनको समझ सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात आती है मार्केट एक्सेस की, यानी कि जब भी यूएसए के बारे में बात करें, हमारे देश में मार्केट एक्सेस के बारे में बात करते हैं, तो ये उनको लगता है कि हमारे देश में मार्केट एक्सेस उनके प्रोडक्ट को कई बार अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ठीक है, और कई बार हमारे देश के प्रोडक्ट उनकी मार्केट में जब जाते हैं तो वहां पर भी दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसको जीएसपी बोलते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया गया था यहाँ पर, जिसके चलते अगर कोई डेवलपिंग कंट्री अगर हमारे जैसा देश अगर जाकर वहां पर सामान बेचता है, तो उसके ऊपर टैरिफ वगैरह, टैक्स वगैरह जो है वो कम या फिर ना के बराबर लगाए जाएंगे। तो ये मुद्दा था यहाँ पर। तो इसके चलते अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इसको हटा दिया, क्योंकि उसको लग रहा था फालतू में छूट क्यों दे रहे हो। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हमारे बीच में अभी आए थे। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आता है कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर गुड्स को लेकर। ठीक है, तो यूएसए का सामान हमारे के देश में अगर कोई बेच रहा है तो हमको दिक्कत होती है इससे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यार यूएसए में ना सब्सिडी बहुत दी जाती है। यानी कि उनका जो किसान है वहां पर अगर कोई काम कर रहा है, उन्होंने अपने खेतों में मान लीजिए एप्पल उगाए, तो एप्पल उगाने के बाद में उनका जो खर्चा आया, उसमें मान लीजिए बीज लेकर आए, बीज में उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा दी 500 रुपए की। ठीक है, मतलब 1 किलो पर यहाँ पर मान लीजिए 1 किलो बीज लेकर आए, 500 रुपए की छूट गवर्नमेंट ने दे दी। वही बीज हमारे देश में कोई किसान खरीदेगा, हमारी गवर्नमेंट ने उनको दी मान लीजिए 100 रुपए की। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट इनका मार्केट में आएगा, तो यहाँ पर तो 500 रुपए की छूट मिल रखी है। तो अगर ये प्रोडक्ट को मार्केट में जब बेचेंगे, 1 किलो सेब को अगर यहाँ पर इनको बेचना है, तो मान लीजिए इन्होंने 1 किलो सेब की कीमत 100 रुपए रख दी, पर हमारे देश में 1 किलो सेब की कीमत अगर 100 रुपए रखे तो किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही, हमारी कंट्री में इसको ना सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर इनको जो है 120 या फिर 150 कीमत रखनी पड़ रही है। तो यूएसए के सेब खरीदेंगे मार्केट में लोग, हमारे देश के क्यों खरीदेंगे जब इतने महंगे हैं। तो ये समझिए आप लोग इस तरीके से। ठीक है, इसी के साथ में आईटी के जो वर्कर है उसको लेकर हम लोग बात करते हैं कि आईटी के फील्ड में कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। ये भी दोनों कंट्री के बीच में काफी बड़ा मुद्दा बना रहता है। और पोस्ट कोविड-19 चीजों को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यूएसए ने तो उसने चाइना ने तो रायता फैला रखा है पूरा, तो उसके साथ में चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये एक पोर्शन है जो आप लोगों को कई बार नजर आता है लास्ट का वाला। तो ये यूएसए ने जो था रशिया से खरीदा था, रशिया से खरीदा था यहाँ पर। तो ये किस ईयर में खरीदा था ये आप लोगों को बताना है।
यहाँ पर एक हवाई ये आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी जो है यहाँ पर इसकी कैपिटल है, और न्यूयॉर्क की काफी इंपॉर्टेंट ये सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कल मिल जाएगा। ये बताना है कि ये जो 5 लेक हैं यहाँ पर, ठीक है, इन 5 लेकों के नाम आप लोगों को लिखने हैं ईस्ट से जब वेस्ट में आप लोग जाओगे। ये कई लेक जो हैं इनके नाम आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से देखिए इसको। आगे जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, जिसको जेपीसी आप लोग बोलते हैं। देखिए हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोग बोलते हैं, वो यहाँ पूरे साल में 3 बार मिलते हैं। एक तो बजट सेशन हो गया, दूसरा मॉनसून सेशन हो गया, और तीसरा जब आप लोग का विंटर सेशन मिलता है, यानी कि जो अभी सेशन होने वाला है। तो इन 3 सेशन में मिलकर अपने काम कार्यक्रम करते हैं। तो जो भी ये कार्यक्रम करते हैं पार्लियामेंट में, उसमें इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि लड़ने भिड़ने का भी टाइम चाहिए। तो वहां पर प्रोडक्टिव काम ये ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो प्रोडक्टिव काम आप लोगों को बैकग्राउंड में करना पड़ेगा। तो वही बैकग्राउंड में काम करती है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या फिर जो भी कमिटीज होती है पार्लियामेंट की। तो इसी को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का प्रोवाइड कराया गया था। तो जब उसने उसको बिल को देखा, तो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया, राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बन चुका है हमारे देश में, जब से केएस पुत्तास्वामी केस आया था 2017 में। तो उसने क्या किया, आर्टिकल 21 जो था राइट टू लाइफ के अंदर में, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया पार्ट 3 के अंदर में। तो इसके चलते अगर गवर्नमेंट भी किसी का डेटा लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट को वो डेटा लेने के लिए बेसिकली यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी एक पेगासस वाली भी न्यूज आ गई मार्केट में कि गवर्नमेंट ने सबके जो डेटा को चेक किया है, तो उसके चलते जो स्टेट जो प्राइवेट डेटा को यूटिलाइज करेगा, तो बिना कंसेंट के यहां पर यूटिलाइज नहीं करना है, जबकि गवर्नमेंट अपने आप को बेनिफिट दे रही है कि हम लोग कर सकते हैं काम। तो यहां पर बात ये की जा रही है कि बेसिकली तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। फॉर प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस और बेनिफिट टू डेटा जो प्रिंसिपल फ्रॉम द जो स्टेट, तो अगर किसी को लेना है लाइसेंस सर्टिफिकेट परमिट करना है, वो सारी चीजें। इसी के साथ में यहाँ पर अगर अंडर कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा, या कंप्लाई करना है किसी जजमेंट के लिए, ट्रिब्यूनल के लिए, या फिर मेडिकल कोई इमरजेंसी है, तो यहाँ पर आप लोग चीजों को ले सकते हो, ठीक है। पर लेकिन ये नहीं कि गवर्नमेंट हर चीज पर अपने हिसाब से यहाँ पर डेटा को इकट्ठा कर रही है, तो उसको कैसे करोगे। पर लेकिन अगर सब जगह परमिशन मांगने लगे यहाँ पर जनता की, तो एक टफ भी हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें आप लोग बना के रखिए, लॉ के हिसाब से काम करें, उसको पार्लियामेंट में पास करा लो, फिर उसके हिसाब से काम करो। तो ये भी नहीं रहेगा कि बिना लॉ के काम कर रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। तो जो बिल है ये ऑल्सो प्रोटेक्ट करेगा राइट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन का राइट भी प्रोटेक्ट करेगा, ताकि कोई उसके इंडिविजुअल पर्सन की जिंदगी में इंटरफेयर न कर सके। तो इसके चलते ऑर्गेनाइजेशन या फिर टेक्निकल मेजर्स आप लोगों को लेने पड़ेंगे कि कल को चलकर कोई भी किसी के डेटा को कैसे ढंग से यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो होना चाहिए इंसान का। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो एक तरीके से नॉर्म्स माने गए, सोशल मीडिया में कैसे चलना है, अकाउंटेबिलिटी कैसे प्रोसेसिंग करनी है पर्सनल डेटा की, क्रॉस बॉर्डर अगर कोई डेटा जाना है तो किस बेस पर जाएगा, रेमेडी कैसे करनी है, अनऑथराइज्ड अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको कैसे सोल्यूशन करना है, और कैसे डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी है। तो ये भी कई सारे मुद्दे आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कई सारी ऐसी बातें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के बारे में अगर पूछ ले आप लोगों से जेपीईसी, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये एक एडहॉक कमेटी है, जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी। पर्पज खत्म तो हमारा काम खत्म, हम चले टाटा बाय बाय, तो वो काम यहाँ पर ये कमेटी करेगी। तो इसके द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो जैसे यहाँ पर काम खत्म हो गया, अब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ में ही। तो रिपोर्ट के टाइम तक इसलिए एडहॉक बोलते हैं। तो परमानेंट और एडहॉक कमेटी के बारे में पूछा जाता है। इसमें ज्यादा मेंबर लोकसभा के होते हैं और कम मेंबर राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर को मिलाकर ये कमेटी बनाई जाती है। जेपीसी कमेटी जो है, इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये तो ओरल भी बातें कर सकती है या फिर लिखित में अपनी बातें बताती है। इसी के साथ में यहाँ पर प्रोसीडिंग जैसी कॉन्फिडेंस रखी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसी बातें बता देती है कि लगता है कि यार लड़ाई झगड़ा ना लग जाए, तो उसके चलते भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो कई सारे मुद्दे हैं। स्पीकर के वर्ड यहाँ पर फाइनल होते हैं, और देश के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर कई बार इसके डिसीजन जो होते हैं उसको छुपाया भी जाता है कि सबके सामने न रखा जाए। पर लेकिन काम नहीं पड़ती, यहाँ पर काम खत्म तो हम खत्म, ठीक है। तो वाली बात है। इंक्वायरी करने के लिए लोगों को एक तरीके समन भी कर सकते हैं, जैसे कोर्ट समन नहीं करता, कोर्ट बुलाता है, तो वो वाली पावर भी आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिल जाती है। ओके, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस की। और हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग के लिए भी वहां पर आप लोगों को ग्रुप है, और फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पर कहीं पर भी आप लोग अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। कई सारे बच्चे बोले सर यहाँ पर ही पोस्ट करने का, नहीं यार, जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे, दोनों चीजें आप लोगों के लिए ही बना रखी है, ठीक है। तो डिटेल में समझा कई सारे राजाओं के बारे में, क्या क्या मुद्दा चल रहा था,
तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर अब नहीं होना चाहिए, डिटेल में मैंने आप लोगों से बातें कर ली, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है ना इंडिया और जो यूएसए के रिलेशन के बारे में बातें की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। इसी के साथ में डेटा प्रोटेक्शन के बारे में और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में हाइपरसोनिक क्या होता है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है और कौन कौन सी कंट्री काम कर रही है, ए सेट क्या होता है, क्या मैक होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दी। जेबी करपलानी साहब के बारे में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हिस्ट्री का पोर्शन मैंने आज ज्यादा कवर कर दिया हालांकि, तो ये चीजें इसलिए कि ताकि अगर क्वेश्चन ही बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन न हो, ठीक है। इसी के साथ में ये आप लोगों के सामने क्विज है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करने। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा बेसिकली बोला गया यहाँ पर किस पर्टिकुलर राज्य के बारे में कि उन्होंने अलेक्जेंडर को हराया था। ट्रेड जो था यहाँ पर इंडिया और यूएसए के बीच में कब स्टार्ट किया गया था, ट्रेड पॉलिसी फोरम, ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो किसके द्वारा इसको ये बेसिकली चेयर किया गया, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। हाइपर अगर यहाँ पर बात करें मोस्ट हाइपरसोनिक व्हीकल के बारे में तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ए सेट मिशन जो था उसका नाम क्या था, डीआरडीओ के साथ में कौन मिलकर काम कर रहा है हाइपरसोनिक पर, और कृपलानी साहब की जो है बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी क्या है ये बतानी है, और लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन कल लाई गई थी इनके द्वारा, ये बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सेलिब्रेट किया था 25 ऑफ जो बेसिकली नवंबर को, तो थीम आप लोगों को बतानी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दो बैंकों को मिलाया गया, तो एक तो है पीएमसी, दूसरे का नाम आप लोगों को बताना है, और किस एक्ट के बेस पर ये काम किया था ये भी बताना है। ये आप लोगों को बताना है स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग बताइए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सा एडिशन आया, कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात की गई, पुअरेस्ट जो लोग हैं उनको काफी दिक्कत देखने को मिलती है। प्रथम जो एनजीओ है उसके बारे में बताया गया है, उसको भी एक अवार्ड दिया गया, उस अवार्ड का नाम बताइए। एनुअल स्टेटस जो एजुकेशन रिपोर्ट है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये भी आप लोग को बताना है। पीएम आवास जो ग्रामीण है उसके बेसिकली कब तक का टारगेट रखा गया है, इसके बारे में कुछ आप लोग को बताना है यहाँ पर। इसी के साथ में कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पर बात करता है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल जो कास्ट के एरिया के बारे में ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, एक एक कर देख लेते हैं। थीम थी ऑरेंज, ऑरेंज मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, तो ये है इंपॉर्टेंट मुद्दा। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो याद रखिएगा पीएमसी के साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसके हिसाब से काम चलता है। छठा संस्करण लाया गया था यहाँ पर, जिसके चलते बताया गया कौन कौन सी सिटी कैसी है। सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी थी बताइए जरा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, इसके द्वारा डेटा प्रस्तुत किया जाता है। अभी यहाँ पर प्रथम एनजीओ को जो कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट दिया गया। प्रथम अगर एसर के बारे में बात करें तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। हाउसिंग फॉर ऑल, ये बेसिकली इनका पर्पज है यहाँ पर। आर्टिकल 244 यहाँ पर एडमिनिस्टर करता है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले एरिया को। तो ये था डिस्कशन, इसी के साथ में आज का लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। मॉर्निंग में मिलूंगा द हिंदू के साथ में, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और फिर से बोलूंगा जो भी बच्चे वीडियो बनाकर भेज रहे हैं उनको आप लोग भेजते रहिए। 28 नवंबर जो है मैंने लास्ट डेट आप लोगों के लिए रखी है। वीर@वीट24 तालियान जो टेलीग्राम है वहां पर, या फिर स्टडी लवर वीर जो जीमेल है वहां पर आप लोग ये वीडियो सेंड कर सकते हैं फाउंडेशन डे से रिलेटेड कि कैसा एक्सपीरियंस आप लोग का स्टडी लवर आर्मी के साथ में रहा, ठीक है। उनको मैं शेयर करना भी स्टार्ट करूंगा। अभी कई सारे बच्चे भेज रहे हैं, तो कई सारे तो फिर से डायरेक्ट उसको मतलब मैसेज को भी फिर से दो बार भेज रहे हैं कि सर को मिला क्या नहीं। यार मुझे मिल गया है, मैं अभी देख रहा हूँ, बहुत सारे देखे भी नहीं है क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहाँ पर कईयों आ गए। मैंने कल देखा था, मैंने बोलता कल मतलब अब फिलहाल जो है उसमें और भी ज्यादा संख्या बढ़ गई, तो कल के लगभग डबल होने वाले हैं अभी वो। तो इतनी स्पीड में आप लोगों ने इतनी सारी वीडियो भेजी है, तो सारी देखना, एक आराम से उनको देखता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। फिर वीडियो जो लगेगी डालने लायक आप लोगों को लग रहा है, कईयों ने तो ये भी लिख दिया सर मेरी वीडियो मत डालना, ठीक है। तो वो वाली चीजें मैंने देखी, तो आप लोग उनको सेंड करते रहिए, ओके। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपनी परिवार सेहत का ध्यान रखिए और चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर चलिए। फीडबैक देकर जरूर जाया करो यार, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगता है उसके बारे में जरूर बताया करो। इससे मुझे एक अच्छा आइडिया मिलता है कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियो को कैसे लेकर आना है। उसी के साथ में अगर लगती है ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो इनको दूसरों तक भी आप लोग पहुंचा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे और सोसाइटी आप लोगों को अच्छी नजर आएगी और लोगों को फायदा होगा, तो उनके साथ में अच्छा डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं आगे टॉपिक पर आप लोग। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह यूज नहीं करने हैं। एक काम और भी कर सकते हैं, अगर वीडियो नहीं पहुंचानी है तो खुद से पढ़ा दीजिए, उससे फायदा क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ऐसा भी काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ही नहीं करना है, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, पर लेकिन डिसलाइक करने के बाद में बताना जरूर कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।